सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो खास तौर पे इसी लेसन में हमें देखना मिलता है, जिस वजह से के मार्क्स इतने ठीक भी नहीं आ पाते, स्पेशली इस वाले चैप्टर में जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ इसी लेसन से रिलेटेड। अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और जो अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये तो हमारे कंटेंट का बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट है। इट इज सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। तो इसे हम सेक्सुअल डिवीजन का नाम देते हैं। आप देखते हो ना कि ज्यादातर घर के काम कौन करेगा, तो ये हमारे माइंड में पहले थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अच्छा घर के काम तो फीमेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है और बाहर के काम मैन की ज्यादा बनते हैं। तो ये सेक्सुअल डिवीजन बना दिया गया ऑलरेडी। हालांकि ये ब्रेक भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये चीजें और भी कम होती जा रही हैं। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2001 सेंसस एंड व्हाई। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 1000 मेल्स पे 927 फीमेल्स थी, यानी कि आप देख रहे हो कि मेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल्स के अंदर। द रीजन ऑफ द रेशियो लेस फीमेल इज दैट इन इंडिया पेरेंट प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए आज के टाइम आप जैसा भी मानो, क्योंकि हम जैसे जैसे एक तरीके से टेक्नोलॉजी को ग्रो करते जा रहे हैं तो एजुकेशन बढ़ती जा रही है, डिजिटल लिटरेसी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं। जो लोगों के एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होती जा रही है। लेकिन अगर हम 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें ये रेशियो देखने को मिलता है। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं काफ़ी रेलेवेंट है, अवॉइड कर देना, यानी कि वही हो गया कि मेल प्रेफरेंस वाली चीज़ है कि हमें तो लड़का ही चाहिए। तो ऐसी जो थिंकिंग है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स को कहीं ना कहीं रिलेट करती है, तो इस वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी सीट हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी। एग्जांपल यहां पे बताया गया पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, और ये कब से है। तो बेसिकली अगर आप थर्ड ईयर गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से जानते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए वैसे भी इजी हो जाता है। इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट एंड 1/3 ऑफ सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी आर नाउ रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो जरा ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफी अच्छा इनिशिएटिव था। तो ये क्वेश्चन हाईली प्रेफर होता है कि आप इसको गारंटेड बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डिड गांधी जी से अबाउट रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो उनका कहने का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग टाइप का था, यानी कि पॉजिटिव वे में था। देखिए गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि भाई धर्म तो कभी भी राजनीति से अलग हो ही नहीं सकता। फ्रॉम हिम रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम बट मोरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। उनका मतलब ये नहीं था कि वो रेडिकल थिंकिंग को आगे ग्रो कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जो मोरल वैल्यू होती है ना रिलीजन के अंदर, वो लोगों के साथ कनेक्ट रहे पॉलिटिक्स के अंदर। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉ बाय रिलीजन। तो ये इंपॉर्टेंट था इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है वो उसका आपको थोड़ी स्पेशलिटीज बतानी है और कंपेयर भी करना है एक तरीके से डिफरेंट वो किस तरीके से है अदर सोसाइटी जो वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। इन मोस्ट सोसाइटी ज्यादातर ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ज्यादातर जो होता है ना काम, लोगों के जो काम होते हैं कभी कभार हम देखते हैं उनकी कास्ट से काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ऐसी कास्ट के बारे में जिनका काम ऐसा लगता है जैसे कास्ट का नाम लिया तो यार ये काम तो ये करते हैं। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस इन इंडिया। हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स। तो ऐसे बहुत सारे काम हमें देखने मिलते हैं जो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, जो एक ही कास्ट के लोग करते जा रहे हैं और वो उनका एक पेशा बन गया, वो उनकी एक आइडेंटिटी बन गया। तो इस वजह से ये ना हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेशल्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है कि कैसे। अब बेसिकली देखिए मेल एंड फीमेल
तो इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेट हुआ है वो बायोलॉजिकल थोड़ी हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर इनके काम डिवाइडेड किए गए वो सोसाइटी के थ्रू किए गए, यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, प्रेजुडिस थिंकिंग, इनके बेसिस पे किए गए, ना कि बायोलॉजिकल। तो पहली चीज ये समझ आ गई। अब देखिए जेंडर डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोसाइटी डिवीजन, जनरली इट इज कंसिडर्ड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो जेंडर डिवीजन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो काफी समय से चलता आ रहा है। एक्चुअली इट इज बेस्ड नॉट ऑन बायोलॉजिकल बट सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, और ये काफी लोगों की थिंकिंग में फिट बैठ गया, जिसे इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन और उनकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग के बेसिस पे बना है। और प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो अक्सर ये कहा जाता है कि घर के काम कौन करेगा, वुमेन्स करेंगे, बाहर के काम कौन करेगा, मेल करेंगे, यानी कि अर्निंग, जॉब करना, बिजनेस करना, सारे काम किसके अंडर में, मेल के। और घर का सारा काम जो भी होता है, बेसिक नीड जो होती है, खाना बनाना हो गया, बच्चे पालना हो गया, देखभाल करना हो गया, साफ सफाई करना हो गया, ये किसके सारे काम, वुमेन्स के काम हो गए। तो ये क्या है, अगर हमें ऑड कब लगता है कि जब वुमेन बाहर काम करने लग जाए और मेल जो है वो घर काम करने लग जाए, तो ये हमें ऑड लगने लग जाता है, जबकि ये कुछ है ही नहीं। बस वही है ना कि जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं लोग डिफरेंट टाइप की जो चीजें उसके बारे में बोलने लग जाते हैं। एक चीज के अंदर और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि यार जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी ग्रोथ जा रही है तो ये सारी चीजें काफी आम से होती जा रही है। अब जरूरी नहीं कि हर कोई घर के बाहर ही जाके अर्न कर सकता है। अब भाई कोविड-19 सिचुएशन के बाद ऐसा भी तो है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर बैठे बैठे वो आराम से भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तो आए हैं ना चीजों के अंदर, तो हम इन चीजों को देख सकते हैं। रिजल्ट इसका क्या निकला है, क्योंकि ये सारा ना कोई एक्सेप्शनल केस हम बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल मेजॉरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इन मिनिमम इन मोस्ट सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स में आप खुद देखोगे कि यार प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है, एक ही स्टेट है जहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो फीमेल है, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। और हमारे देश के अभी जो प्रेसिडेंट नहीं बनी है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो कम्युनिटी जो उनके ट्राइबल उनसे बिलोंग करते हैं, और कितने आपको देखने को मिलेगा। तो अभी उनका सोसाइटी में इतना ज्यादा अभी रोल नहीं बढ़ पाया, स्पेशली पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात हो रही। दिस हैज लेड टू agitation for equal right for women such as a voting right, enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunity. These movement are called feminist movement. तो आप इसी वजह से आप कह सकते हो कि feminist movement भी निकला था। ये एक आइडियोलॉजी बन चुका है जो कि इस पर बिलीव करते हैं कि जितना पे मैन को मिल रहा है उतना वुमेन को भी मिलना चाहिए, जो स्टेटस मैन की है वही स्टेटस वुमेन की भी होनी चाहिए, जैसे सोसाइटी में हम बात करते हैं ना। तो ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी कुछ ज्यादा तेजी से हमें देखने को मिलते हैं, काफी हद तक ठीक भी है, कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट है जो कि लोगों को पसंद नहीं आते, यानी कि एक डिबेटेबल भी बन जाता है सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये लो वही क्वेश्चन अब दोबारा यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में जानने को मिलेगा। हाउ हैव दे ब्रॉट इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले अगर हम फेमिनिस्ट वुमेन की बात करें तो देखिए अ मैन और वुमेन who believe in equal right and opportunities for women and men is a feminist। तो जो लोग इस विचार के ऊपर अपना समर्थन देते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों एक समान है, तो कहीं ना कहीं वो नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। दोस दीज फेमिनिस्ट मूवमेंट एम एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। तो जो स्टेटस मैन को मिले वो वुमेन को मिले, जैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन की है वैसे ही वुमेन की होनी चाहिए, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए, ये इनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस हमें देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज इंप्रूव्ड एज मेंशन्ड बिलो। तो वो कौन कौन सी है? नंबर 1 देयर रोल इन पब्लिक लाइफ वाज इंप्रूव्ड। अब इतने सारे वेरियस टाइप के लॉज भी बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन के सपोर्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनके रोल को आगे बढ़ाने के लिए उनका पार्टिसिपेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो एक आप लाइन सुनते हो ना, तो इसको पुश करने के लिए सारी चीजें ज्यादा की जाती है। दे आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर वुमेन। जो कि पहले वो नहीं कर पाते थे, उनके लिए सुटेबल भी नहीं माना जाता था, लेकिन आज सारी चीजें अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां पे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे कंट्री की बात आती है, तो यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हमें
हाई देखने को मिलता है। जो सेक्स रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं मेल से ज़्यादा देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो लिटरेसी है वो वुमेन्स को अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है, जॉब्स बिजनेस में उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है, सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल में यहाँ देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मेंशन 3 इंस्टेंसेस, आल्सो मेंशन इट्स अफेक्ट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या कहा गया, रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जैसा कि हमने गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही है। मेंस एक्टिविटी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो उनका ये बिलीव था कि विदाउट रिलीजन पॉलिटिक्स वुड बी डर्टी एंड शेमफुल गेम, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं मोरालिटी डेवलप्ड होती है और मोरालिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। अगर रिलीजन नहीं होगा तो एक तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी। फॉर गांधी जी, रिलीजन वाज नॉट पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम बट मोरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन ब्रिंग मोरालिटी इनटू पॉलिटिक्स। तो ये वही बात है जो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। He believed that politics must be guided by ethics derived from religion. Government to protect religion minority कैसे करती है? Let's see. देखिए, human right groups are of the view that the communal rights in the country affect the religious minority who are the only victims such incident. They demand the government should protect the religious minority. तो जो सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स ग्रुप होते हैं उनका ये पॉइंट है कि जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग कम संख्या में होते हैं, यानी कि जो रिलीजन वाइज माइनॉरिटी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। सेम सिचुएशन हम देखते हैं फैमिली लॉज में। फैमिली लॉज में यहाँ पे बात आती है वुमेन्स मूवमेंट की, तो वो आर्ग्यू इस बात पे करती है कि जो फैमिली लॉ है वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट है अगेंस्ट द वुमेन, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसे खत्म किया जाए। दे डिमांड दैट स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहेंस देयर राइट एंड ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जरूरी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करें, बाहर का भी कर सकते हैं, उनको भी सारी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। कोई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या फिर कोई स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात थोड़ी हो रही है। तो सबको एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहना, इक्वालिटी के बेसिस पे रहना, ये कहीं ना कहीं सारी डिमांड्स की जाती है। तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें लास्ट में इनके अफेक्ट की, तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिला है कि ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व आर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो दिस आर नॉट डेंजरस आइडिया। तो ये ठीक भी है। आइडिया, आइडियल एंड वैल्यू ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजन कम्युनिटी। एंड लास्ट, द गवर्नमेंट स्टेट शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन so as to prevent discriminate and oppression. Every religion should be treated equally. So that's the reason कि इंडिया को कोई एक रिलीजन के बेसिस पे नहीं जाना जाता, क्योंकि इसे एक सेकुलर कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे वेरियस टाइप के आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, लोगों के रिचुअल्स हो, हर किसी में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट ही करती है। तो ये सारी चीजें हमें इन चीजों के बारे में बताती है। हो सके आपको ये क्वेश्चन जो आपने हमें थोड़ा सा लेंथी था 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स, हाईलाइट डिफरेंट सिचुएशन व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म बिकम एक्विट। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? बेसिकली देखो, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके से लोगों को काफी ज्यादा वो एरोगेंट बना देता है, यानी कि उनके माइंड में रेडिकल थिंकिंग को ज्यादा डेवलप कर देता है, यानी कि उसकी नजर में कोई दूसरी कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी जो कम्युनिटी है वो सबसे बेस्ट है, उसका जो अपना रिलीजन है वो ही सबसे बेस्ट है, अदर रिलीजन उसकी नजर में ज्यादा मायने नहीं रखता। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है और ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करता है, इनइक्वालिटी लाता है, और आप कह सकते हो कि ये डेवलपमेंट के बेसिस पे तो बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं होती है। आप कह सकते हो कि आपस में जो भाईचारा होता है वो काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म रिलेट टू द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, और खास तौर पे जब पॉलिटिक्स में रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है तो ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म बीइंग एंड बिकम एक्विट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, यानी कि ज्यादातर अगर आप देखोगे अगर
नेशन के बेसिस पे किसी रिलीजन को जाना जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है ज्यादातर मामलों में। व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, इन एग्जीक्यूटिव, इन पार्टीसन टर्म्स, वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। तो खास तौर पे रिलीजन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है पॉलिटिक्स में। जब इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो वो अनदर जो रिलीजन है उनसे हेट करना या फिर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना या उन्हें लाइटली लेना, ग्रांटेड लेना, ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज अ सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन, यानी कि एक ही रिलीजन को सुपीरियर माने जाने लगता है, अदर रिलीजन के कंपैरिजन में इक्वालिटी नहीं रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्युनिज्म बनने लग जाता है। व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म इन ऑपोजिशन टू अनदर एंड स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द रेस्ट। तो जब ये देखा जाता है कि जब डिमांड आती है एक ही रिलीजन ग्रुप की, ऑपोजिशन यानी कि अनदर ग्रुप से हमें क्या लेना रहता कि हमारी बारे में सारी चीजों, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में, कि जो एक तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें प्रोवाइड कराने चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनका होना चाहिए, उनका जो रिलीजन है बुद्धिज्म उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब सारी चीजें एक ही कम्युनिटी के फेवर में होना चाहिए। और वो एक तरीके से अवॉइड करने का काम करते थे तमिल्स की डिमांड्स को। तो इस वजह से वहां पे हमें ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला कि वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये सारी चीजें। सेकंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए सदियों से हमारे देश के अंदर कास्ट सिस्टम काफी एग्जिस्ट रहा है, काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहा है, लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम क्या है, डिक्लाइन होता जा रहा है। उसके कुछ वेरियस रीजन है जिनके बारे में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण जो इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन अर्बन एरिया पीपल डू नॉट बॉदर हु इज वॉकिंग अलोंग नेक्स्ट to us on a street or eating at the next table in a restaurant. There is a shift of population from rural to urban areas. क्या होता है ज्यादातर, अगर आप मेट्रो में एक तरीके से सफर करते हो, आपको क्या पता कि आपके साथ वाला जो पर्सन है वो किस कास्ट से है, तो आपको फिर भी एक साथ ही तो ट्रेवलिंग करनी होती है। डजंट मैटर, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हो तो पता ही नहीं रहता कि हमारी नेक्स्ट टेबल पे कौन सी ऊंची कास्ट का, नीची कास्ट का, एवरेज कास्ट का, कौन सी कास्ट का बंदा बैठा, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, हमें पता ही नहीं चलता। अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी ज्यादा कम हो गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट हैज इंप्रूव्ड। वो कैसे है कि रिजर्वेशन एक अलग टॉपिक है अपने आप में, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से उन्होंने भी अपने आप को ऊपर उठाया, एजुकेशन लिया, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो एक तरीके से दायरा वो भी बढ़ा है। दे लिव इन द एरिया वेयर पीपल ऑफ अपर कास्ट आर लिविंग इन द सिटी। तो अब शहरों के अंदर तो अमीर, गरीब, एवरेज, मिडिल क्लास सभी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वहां पे वही बात आ जाती है कि स्टेटस बेशक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में टॉप क्लास के लोग हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब क्या होता है कि कास्ट सिस्टम में क्या होता है ज्यादातर कि लोगों का जो काफी लंबे समय से जो काम चलता आ रहा है ना, तो उसके बेसिस पे वो क्या करते थे कि एक ही काम चलते रहने दो। लेकिन क्या हो गया कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, अब वो ऑक्यूपेशनल जो काम है उसमें भी हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है कि आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। और लास्ट है प्रोविजन की अगर बात की जाए, तो इतने सारे लॉज जो बना दिए गए कि लोगों को काफी फैसिलिटीज मिल गया, सो दैट्स अ रीजन कि वो आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे हमारे रीजन जिनकी वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो होप सो कि बच्चों आपको सेकंड चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।